गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, हमने जो संकरण है उसकी विधियां पढ़ रहे थे और संकरण की जो विधियां हैं जिसमें हमने सबसे पहले विधि लेंगे आज हम वंशावली विधि। भाई संकरण जो है उसके द्वारा कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं और उन संकरण की विधियों में जो सबसे पहली विधि है वो अपनी कौन सी है बेटा? वंशावली विधि। अब देख बेटा, वंशावली विधि में क्या किया जाता है या वंशावली विधि कैसे होती है। इस विधि में क्या किया जाता है कि F2 पीढ़ी या उसके बाद की जो पीढ़ी होती हैं, F2 पीढ़ी और उसके जो बाद की पीढ़ी जो हैं उन पीढ़ियों में एकल पौधों का चयन किया जाता है। F2 पीढ़ी और उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों में एकल पौधों का चयन किया जाता है। किसका चयन करेंगे बेटा? एकल पौधों का चयन किया जाएगा तथा इन पौधों को अलग अलग कतार जो हैं उनमें उगाया जाता है। भाई हमने F2 पीढ़ी और उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों में एकल पौधों का चयन करेंगे, ठीक है, एक पौधों का चयन करेंगे और फिर उन्हें अलग अलग जो कतार हैं उनमें उगाया जाता है, ठीक है। तथा उसके बाद वांछित गुणों वाले जो पौधे हैं उनका चयन किया जाएगा। भाई जो वांछित अच्छे लक्षणों वाले जो पौधे हैं उनका क्या करेंगे? चयन करते हैं और उन पौधों का सभी रिकॉर्ड रखा जाता है। वो जो पौधे हैं उन सभी का क्या रखते हैं बेटा? रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, ठीक है। और ये रिकॉर्ड जो है ये कहलाता है वंशावली रिकॉर्ड कहलाता है। बेटा समझना एक बार इसको, वंशावली विधि में क्या किया जाता है कि F2 पीढ़ी और उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं उनमें एकल पौधों का चयन किया जाएगा और चयन करने के बाद उन्हें अलग अलग कतार जो हैं उनमें उगाया जाता है और उनमें जो चयनित पौधे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। भाई चयनित जो पौधे हैं उनका क्या रखा जाएगा? रिकॉर्ड रखा जाएगा और यही रिकॉर्ड जो है ये क्या कहलाएगा? वंशावली रिकॉर्ड कहलाता है। उनका क्या कहलाएगा? वंशावली रिकॉर्ड। तो हमने क्या किया? F2 पीढ़ी और उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं उनमें एकल पौधों का चयन करेंगे, उन्हें अलग अलग कतारों में उगाया जाएगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और वही रिकॉर्ड वंशावली रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है बेटा। अब आती है वंशावली विधि जो है उसकी प्रक्रिया। वंशावली विधि जो है उसकी प्रक्रिया, वंशावली विधि की प्रक्रिया क्या है और ये प्रक्रिया जो है बेटा इसको आपको समझना है अच्छे से। वंशावली विधि की प्रक्रिया क्या है और आज हम केवल वंशावली विधि ही पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से समझना है कि वंशावली विधि क्या होती है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम वर्ष। सबसे पहले क्या लिया जाएगा? प्रथम, यानी पहला जो वर्ष होता है। पहले वर्ष में पेरेंट्स यानी जनक जो हैं, ठीक है। प्रथम वर्ष में पेरेंट्स लेंगे सबसे पहले और ये है अपने पास पेरेंट्स का मतलब बेटा जनक हो गया। तो ये अपने दो जनक हैं जिन्हें P1 और P2 के रूप में लिखा जाता है। पेरेंट्स 1 पेरेंट्स 2 यानी जनक फर्स्ट और जनक सेकंड, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या किया गया? जो जनक हमने चुने हैं, चुने हुए जो जनक हैं उनके मध्य संकरण करवाया जाता है। चुने हुए जनक जो हैं उनके मध्य क्या होगा बेटा?
संकरण करवाते हैं। प्रथम वर्ष जो होता है उसमें जो पेरेंट्स हैं P1 और P2 जो हैं उनके बीच क्या करवाएंगे बेटा, हम संकरण करवाते हैं। तो ये तो अपना प्रथम वर्ष हो गया कि जो हमने जनक चयनित किए गए हैं उन जनकों के बीच क्या करवाएंगे, हम संकरण करवाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है द्वितीय वर्ष। दूसरा जो वर्ष है उसमें देखिए बेटा क्या किया जाता है। द्वितीय वर्ष जो है, अब इसमें क्या आ जाएगी भाई, जनक से जो संतति बनेगी वो क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। और ये जनक हैं और इनसे क्या बन जाएगी बेटा, F1 पीढ़ी जो है ये निर्मित हो गई है। भाई जनक है, इनके बीच संक्रमण करवाया, F1 पीढ़ी बन गई। कब बनेगी, द्वितीय वर्ष में F1 पीढ़ी बन जाएगी। अब जो F1 पीढ़ी बनी है, अब उसमें क्या करेंगे कि F1 पीढ़ी से जो पौधे या पादप प्राप्त होते हैं उनको हमेशा नियत दूरी पर उगाया जाता है। उन्हें क्या करेंगे, हम नियत दूरी पर उगाते हैं। एक निश्चित दूरी पर उन पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, क्यों उगाते हैं, ताकि हमें अधिक F2 बीज प्राप्त हो सके। F2 जो पीढ़ी है उसके बीज प्राप्त हो सकें। तो प्रथम वर्ष क्या किया बेटा, हमने जनकों के मध्य संकरण करवाया। द्वितीय वर्ष क्या प्राप्त हुई, हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। और F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसके पौधों को हम नियत दूरी पर उगाते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक F2 बीज प्राप्त हो सकें। ठीक है बेटा, ये द्वितीय वर्ष हो गया। उसके बाद आता है तृतीय वर्ष, तीसरे वर्ष। अब देख बेटा F1 बन गई तो यहां पर क्या बनेगी, F2 पीढ़ी बनेगी। भाई F1 के बाद कौन सी पीढ़ी बनेगी, F2 पीढ़ी बनेगी। ठीक है बेटा। अब F2 पीढ़ी, ये F2 पीढ़ी बना देते हैं, ये F1 थी और F1 से अगली पीढ़ी जो है वो अपनी क्या प्राप्त हो गई बेटा, F2 पीढ़ी। ये है F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। भाई पहले जनक के बीच संकरण करवाया तो F1 प्राप्त हुई, F1 के पौधों को उगाया तो हमें क्या प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब F2 पीढ़ी जो है इसमें क्या करते हैं, देखिए बेटा, पहले तो F2 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनको हमेशा उचित दूरी पर उगाते हैं। F2 पौधे जो हैं उनको क्या उगाएंगे, उचित दूरी पर उगाए जाते हैं। ठीक है। उगाने के बाद उन पौधों में से 100 से लेकर 150 उन्नत लक्षणों वाले पौधों का चयन किया जाता है। भाई उनमें से जितने भी पादप हैं उनमें से 100 से 150 जो पादप हैं उनमें से उन्नत लक्षण वाले 100 से 150 पादपों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। तृतीय वर्ष में क्या प्राप्त होगी बेटा, F2 पीढ़ी। ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब F2 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए उनके उचित दूरी पर उगाते हैं पहले तो, फिर उनमें से यानी F2 पीढ़ी में जितने पौधे उगाए उनमें से हमने 100 से 150 उन्नत लक्षण वाले पौधों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। उन्नत पौधे वाले जो लक्षण हैं उनका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो गई आपकी तृतीय वर्ष में क्या प्राप्त होगी आपके, F2 पीढ़ी जो है ये प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटा। अब अगला लेते हैं चतुर्थ वर्ष। अगला कौन सा आएगा बेटा, चौथा वर्ष, चतुर्थ वर्ष।
अब चतुर्थ वर्ष में कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी बेटा अपने को? F3 पीढ़ी जो है ये प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी बेटा? F3 पीढ़ी। और F3 पीढ़ी को ऐसे इंगित किया जाएगा, F3 पीढ़ी को, यानी तीसरी पीढ़ी है ये, इसको हम ऐसे इंगित करेंगे। ऐसे इंगित करने का मतलब क्या है कि जो हमें F2 पीढ़ी के जो पौधे या बीज हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें एकल पादप संतति में उगाती हैं, यानी एक एक अलग अलग करके। एकल पादप संतति का मतलब क्या हो गया? सभी पादप जो है उनको अलग अलग करके उगाया जाता है, एक एक पादप को उगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एकल पादप संतति कहलाता है। तो उन्हें जो हमें F2 के बीज प्राप्त हुए हैं इस पीढ़ी से, जैसे हमारी ये पीढ़ी थी, इससे ये बनेगी, तो जो बीज प्राप्त हुए हैं उन्हें एकल पादप संतति में उगाते हैं, यानी उन्हें अलग अलग करके उगाते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है। दूसरा काम क्या किया जाता है इसमें कि जो निकृष्ट संतति जो है भाई उगाया हमने, और निकृष्ट जो संतति है उसको हटा दिया जाता है। निकृष्ट संतति जो है उसको हटा देते हैं। निकृष्ट का मतलब जो खराब है, अच्छे लक्षण नहीं है, अच्छा उत्पादन नहीं है, वो निकृष्ट संतति को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और जो उन्नत लक्षण वाली संतति है, उन्नत गुणों वाली जो संतति है उसका क्या कर लिया जाता है? चयन कर लिया जाता है। निकृष्ट जो पादप हैं उनको हटा दिया जाएगा और उन्नत जो संतति है उनका चयन कर लिया जाएगा। भाई जैसे आपने एकल पद्धति में इनको उगाया, अब इनमें से कोई, जैसे ये पादप है, ये निकृष्ट पादप है, ये पादप है निकृष्ट पादप है, भाई अच्छे लक्षण नहीं है, तो इनको तो हटा दिया जाएगा और अच्छी जो संतति है उसका क्या कर लिया जाएगा? चयन कर लिया जाएगा। ये कौन सा वर्ष आता है बेटा? चौथा वर्ष आता है। इसमें क्या करेंगे? चौथे वर्ष में F2 पीढ़ी से जो पादप प्राप्त हुए उन्हें एकल पादप संतति में एक एक करके उगाएंगे। निकृष्ट जो संतति है उसको हटा दिया जाएगा और अच्छे लक्षण वाले, उन्नत लक्षण वाले जो पौधे हैं उनका क्या कर लिया जाएगा? चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये अपना कौन सा हो गया? चौथा वर्ष। ठीक है बेटा, अब इसके आगे देखिए आगे क्या करेंगे, और आगे कौन सा वर्ष आएगा बेटा? भाई चतुर्थ वर्ष हो गया, अब कौन सा आएगा अपना? पंचम वर्ष। अगला आता है पंचम वर्ष। पांचवें वर्ष जो है क्या किया जाएगा? अब देखिए पांचवें वर्ष कौन सी पीढ़ी तैयार होगी बेटा? F4 पीढ़ी तैयार होगी। भाई सबसे पहले तो जनक, द्वितीय वर्ष में F1, तृतीय वर्ष में F2, चतुर्थ वर्ष जो है उसमें F3 और पंचम वर्ष जो है उसमें कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? अपनी F4 पीढ़ी आ जाएगी। और F4 पीढ़ी जो है उसको भी जो है एकल पादप संतति के रूप में उगाते हैं। एकल पादप संतति जो है उसके रूप में उगाते हैं। जैसे चौथे वर्ष में किया था उसी तरह पांचवें वर्ष में भी किया जाएगा, एकल संतति पादप में उगाया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो F3 पादप है, F3 जो संतति थी पिछली वाली, उनकी क्रियाओं को दोहराया जाता है। उनकी जो क्रियाएं हैं उनको दोहराते हैं, यानी जो आपने F3 में किया था, F3 में क्या किया था भाई? आपने बीज जो हैं उनको एकल पादप संतति में उगाते हैं, निकृष्ट जो पादप हैं उनको हटा दिया जाता है और जो अच्छे गुणों वाले पादप हैं उनका क्या कर लिया जाता है? चयन कर लिया जाता है। तो चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष बिल्कुल सेम क्रियाएं होती हैं। निकृष्ट संतति को हटा दिया जाएगा और उन्नत पादपों का क्या कर लिया जाएगा?
चयन कर लिया जाएगा। यानी चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष की जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल क्या हैं, समान है एक दूसरे के। ठीक है बेटा, अब लेते हैं छठा वर्ष। छठा वर्ष, छठे वर्ष जो है उसमें कौन सी संतति आएगी बेटा, F5 आएगी। कौन सी आएगी बेटा, F5। अब F5 जो है उसको देखिए किस तरह लिखा जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है F5 को। अब इस तरह लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अपनी F4 थी उसमें अपनी क्या थी, एकल पादप संतति जो है, एकल पादप जो संतति है, इस संतति की 1 से 3 कतारें उगाई जाती हैं। भाई 1 से 3 कतारें, जैसे इसमें 3 है तो हमने 3 ले ली, 1 से 3 कतारें उगाई जाती हैं। पर इसमें तो आपने एक एक पादप उगाया था, और यहाँ पर पादप की में कतारें कितनी होंगी, 1 से 3, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। तो एकल पादप जो संतति है उसकी 1 से 3 कतारें जो हैं ये उगाई जाती हैं, और उसके बाद जो अच्छे पादप हैं, अच्छे पादप जो हैं उनका चयन कर लिया जाता है। भाई इनमें भी जो अच्छे पादप हैं, 1 से 3 कतारें उगाई जाती हैं, और इनमें जो अच्छे पादप हैं उनका क्या कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा। जो छठे वर्ष कौन सी संतति आई बेटा, F5। F5 में क्या करेंगे, जो एकल पादप संतति है उसकी कितनी कतार किस तरह उगाएंगे, 1 से 3 कतारों में उगाते हैं, और उगाने के बाद जो पादप बनते हैं उनमें से अच्छे पादपों का क्या कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा। अच्छे जो पादप हैं उनका चयन कर लिया जाएगा। ठीक बेटा, अब लेते हैं 7वां वर्ष। 7वां वर्ष, देखिए बेटा 7वां वर्ष जो है उसमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी आपको, F6 जो है ये पीढ़ी प्राप्त होगी, और F6 पीढ़ी को भी F5 की तरह ही उगाया जाएगा। 1 से 3 जो कतारें हैं उनमें उगाया जाएगा, 1 से 3 जो कतारें हैं उनमें उगाया जाता है। ठीक है बेटा, 7वें वर्ष में। और 7वें वर्ष में क्या क्रिया करेंगे, जैसे ये 7वां वर्ष है तो इसकी क्रिया हम यहाँ लिखेंगे। तो 7वां जो वर्ष है इसमें F5, यानी F5 था ये, तो F5 की जो क्रियाएं हैं, F5 की जो क्रियाएं हैं उनको दोहराया जाता है। F5 की क्रियाओं को दोहराते हैं। 7वां जो वर्ष है इसमें वही 1 से 3 कतारें बनाई जाती हैं, और F5 पीढ़ी कौन सी, ये वाली पीढ़ी, तो F5 की क्रियाओं को दोहराया जाता है। F5 की क्रियाएं कौन कौन सी थी भाई, एकल पादप संतति की 1 से 3 कतारें जो हैं उनमें उगाया जाएगा, और अच्छे पादपों का चयन किया जाएगा। तो छठे वर्ष और 7वें वर्ष की जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है बेटा, अब आता है 8वां वर्ष। 8वां वर्ष, अब देखिए बेटा 8वां जो वर्ष है इसमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी बेटा, F7, 7वीं पीढ़ी तैयार होगी। और 7वीं जो पीढ़ी है उसको देखो बेटा कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे बॉक्स के रूप में इनको लिखा जाता है। ये है अपनी F7 को इस तरह लिखा जाता है। और इसमें क्या होगा कि जो चयन संतति हैं, आपने जिनका चयन किया है वो चयन संतति जो होती हैं, चयन संतति जो हैं इनका उपज परीक्षण किया जाता है। क्या करोगे बेटा,
उपज परीक्षण किया जाता है इनका। उपज परीक्षण का मतलब क्या हो गया कि इसका उत्पादन कैसा है। भाई जो पादप हैं उनका उत्पादन, उपज, उपज का मतलब क्या हो गया, उत्पादन, कि उनका उत्पादन कैसा है वो किया जाएगा 8वें वर्ष में। 8वें वर्ष में जो अपने को F7 संतति मिलेगी, इसमें सभी जो पादप हैं उनका क्या किया जाएगा बेटा, उपज परीक्षण। तो उपज परीक्षण कब किया जाता है, F7 में किया जाता है, यानी 8वें वर्ष किया जाता है। ठीक बेटा। अब अगला वर्ष लेते हैं, और अगला वर्ष आता है 9वें वर्ष से। 9वें वर्ष से 11वें वर्ष, 11वें वर्ष, 9वें वर्ष से 11वें वर्ष। ठीक है बेटा। अब कौन सी पीढ़ी बनेगी 9वें वर्ष से 11वें वर्ष, भाई 9वें में कौन सी बनेगी, F8। 10वें में कौन सी बनेगी बेटा, F9। और 11वें में कौन सी बनेगी बेटा, F10। भाई 3 पीढ़ियां बनेगी। भाई 90वें में वर्ग, यहाँ 7 थी, यहाँ तो 8 बनेगी। 10वें में 9 और 11वें में F10 जो है ये बनती है। ठीक बेटा। अब इनको लिखा कैसे जाएगा, इनको इस तरह लिखा जाता है, ऐसे लंबे 3 जो कतारें हैं उनमें इनको बोया जाता है। इस तरह ये लिखा जाता है, F8, F9 और F10 को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 9वें से 11वें वर्ष में उपरोक्त परीक्षण, यानी पहले जो आपने परीक्षण किया था, उपरोक्त परीक्षण जो है उसमें मानक के आधार पर, एक निश्चित जो मानक होता है उसके आधार पर उन्नत संतति जो होती है, संतति जो है उसको उपज परीक्षण में लगाया जाता है। भाई इससे पहली जो पीढ़ी थी आपने उसमें क्या किया था, उपज परीक्षण किया था। अब जो मानक के आधार पर उन्नत संतति है, अब उसको उपज परीक्षण में लगाया जाता है। किस में लगाया जाएगा बेटा, उपज परीक्षण में लगाया जाएगा। कब, 9वें से 11वें वर्ष, यानी ये 3 वर्ष, 9वें, 10वें और 11वें वर्ष में इनका सभी को उपज परीक्षण में लगाया जाता है, और इनका उपज परीक्षण ज्ञात किया जाता है मानक के आधार पर। ठीक बेटा। ये हो गया 9 से 11वां वर्ष हो गया। ठीक है बेटा। अब लास्ट जो वर्ष है वो देखते हैं, लास्ट वर्ष, और लास्ट वर्ष कौन सा आ गया, 12वें वर्ष। 12वें वर्ष, 12वां जो वर्ष है उसमें देखते हैं। ठीक है बेटा। अब 12वें वर्ष में संतति नहीं है, अब सीधी हमें बीज उत्पादन करना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसको एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। भाई बीजों की संख्या में गुणन करेंगे और उनका वितरण करेंगे, और गुणन करेंगे तो उसको एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। जो संततियां बन रही हैं उन संततियों को अब एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है, इस पीढ़ी में 12वें वर्ष में, कि जब आपने उपज परीक्षण कर लिया तो कोई भी किस्म है, भाई उसको एक किस्म का नाम दिया जाएगा, यानी किस्म का विमोचन किया जाएगा। भाई जो किस्म आपने तैयार कर ली अच्छे गुणों वाली, उसका किस्म का विमोचन किया जाएगा, उसको एक विशेष नाम दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद बीज जो हैं उनका गुणन किया जाएगा। बीजों का क्या किया जाएगा, गुणन। गुणन का मतलब उनकी संख्या में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी।
और गुणन करने के बाद किसानों जो हैं उनको इसका वितरण किया जाएगा। तो 3 काम हो गए, किस्म का विमोचन, ये पहला काम हो गया। फिर क्या हो गया, बीजों का गुणन यानी उनकी संख्या में वृद्धि करना, और किसानों में उनका क्या करना, वितरण करना। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गए 12वें वर्ष, यानी 12वें वर्ष में एक हमें किस्म विमोचित कर लेंगे, बीजों का गुणन कर लेंगे और उनका वितरण कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।